नमस्कार साथियों, एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज है 6 तारीख को हम दो इशू डिस्कस करेंगे। एक तो है ओटीटी और दूसरा है रोबोटिक। दोनों साइंस टेक्नोलॉजी के सेकंड पेपर में आते हैं और साथ में जब टेक्नोलॉजी को कोई निबंध आए उसके सिलसिले में आप लिख सकते हैं। लेकिन उससे पहले अपन एक कोट डिस्कशन करते हैं। टेक्नोलॉजी इज ए यूजफुल सर्वेंट बट ए डेंजरस मास्टर। यानी क्रिस्टियन ने लॉज ने लिखा है, कहा है कि अगर तकनीकी की एक अच्छा सेवक है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब तकनीकी आपका मालिक बन जाए तो खतरनाक सिद्ध हो जाए। जैसे किससे कैसे समझते हैं अपन कि मान लीजिए कोई जब तक तकनीकी समझदारी से उपयोग करे, जैसे मोबाइल है, इंटरनेट है, मशीन है, एआई है, ये हमारे काम में आसानी है जब तक तो ठीक है। लेकिन किताब छोड़ के इन पे सब ध्यान कर ले, अगर इनके बिना चलना मुश्किल हो तब तो बहुत खतरनाक साबित हुआ। जैसे मान लो कोई आया है, जैसे कोई रास्ता है, अपन को सब पता है। पहले जीपीएस आने से पहले लोग कैसे जाते थे? एक बार देखने के बाद पूरी तरह से वो रास्ता याद रहता था। जब से जीपीएस आया, लोगों की सोचने समझने मानसिक जैसे समस्या बढ़ गई है। जैसे मान लो रास्ते में गया तो भूल जाते, तुरंत जीपीएस लगाते हैं, ये नहीं सोचते कि मैं उस गली से आया या नहीं आया। इस तरह की सोचने की क्षमता मानसिक तनाव के साथ कम हो गई और क्षमता भी कम होती है अगर किसी पे आप डिपेंड पड़ रहे। तो ये जो कोट है इसी के सिलसिले में बोल रहा है कि भाई आसानी से उपयोग हो, सरल हो तब तो ठीक है, लेकिन उसकी हैबिट में बदलना, ऐसे आदत में बदलना, ये बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा। कैसे इफेक्ट पड़ेगा? मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी है, आपने मान लो एआई का यूज़ किया, अपने नोट्स बनाए, अपडेट किया, तब तो ठीक है। लेकिन अब हर चीज़ के लिए बुक खोले बिना उसी पे डिपेंड करना तो ये खतरनाक होगी ना। आप बुकें तो पढ़ नहीं पाओगे, एग्जाम में तो बुक बिना लिख नहीं पाओगे। जैसे मान लीजिए कोई मैं टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ, मैं अगर बिना टेक्नोलॉजी एक मिनट नहीं जी सकता हूँ तो क्या काम। जैसे अपना मोबाइल ले ले, कोई आप घर से निकले और मोबाइल भूल गए, तुरंत 20 रास्ते में 10 किलोमीटर गए, आप तुरंत वापस आए मोबाइल लेने, क्योंकि उसके बिना आप जी नहीं सकते। ये क्या है? डेंजरस है। क्या है? पहले भी तो मोबाइल बिना दुनिया में सारे जी रहे थे। लेकिन टेक्नोलॉजी का आप उपयोग करें वर्तमान की प्रगति के अनुसार, साथ साथ समय के साथ साथ बदलाव के साथ साथ, लेकिन खतरनाक साबित नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ खतरनाक हैबिट में नहीं आना चाहिए। जैसे मान लो और एग्जाम्पल देख लो, जब तक इसका उपयोग सीमित समय के जानकारी संपर्क मनोरंजन के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन दिन भर उस पर समय बर्बाद करना है, दूसरों की तुलना करना, मानसिक तनाव में आ जाना, वही सोशल मीडिया। एआई का उपयोग देख लो, स्वचालित मशीन, चैटबॉट आदि। तकनीकी हमारे नियंत्रण में है तब तो वरदान है, लेकिन वो उसको नियंत्रण में आ जाए तो अभिशाप बन सकती है। क्या है? तकनीकी जब तक नियंत्रण में है तब तक तो वरदान है, लेकिन वो आदमी तकनीकी के नियंत्रण में आ जाए तो ये वरदान साबित हो गए। आइए अपन एडिटोरियल डिस्कशन करते हैं कि आज दो टॉपिक हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म और एक तो है ओटीटी प्लेटफॉर्म और एक है रोबोटिक्स। ये दोनों आर्टिकल आए हैं, अपन बेसिक डिस्कशन कर रहे हैं और साइंस टेक्नोलॉजी सेकंड पेपर में आता है ये दोनों। और ये दोनों ये देख लो, रोबोटिक और ओटीटी प्लेट, सोशल मीडिया और ऐसे में टेक्नोलॉजी का यूज कोड के साथ भूमिका बना सकते हैं। आइए अपन रोबोटिक्स में काफ़ी बातें लिखते हैं। रोबोटिक्स क्या है? ये रोबोटिक्स है क्या? ये एक क्या है? ये एक रोबोटिक्स ये एक मशीन लर्निंग है, ऐसी तकनीकी है, आप ऐसे लिखे, ये एक ऐसी तकनीकी है, ये एक मशीनी मानव की तरह इंसानों के रूप में मशीन जो काम करती है। जैसे कोई मैं काम कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, या मैं कोई अभी बोल रहा हूँ, या कोई लिख रहा हूँ, उसी तरह ये रोबोट मशीन अगर इस तरह काम कर रहे, ये इसी को बोलते हैं रोबोटिक्स। क्या बोलते हैं? रोबोटिक। जैसे फैक्ट्री में काम करने के लिए सर्वेंट की जगह उसको लगाया। दूसरा, अस्पतालों में, जैसे लॉकडाउन के अंदर एसएमएस अस्पताल जयपुर का जिसे रोबोट बनाया था, 2 गज की दूरी तक नहीं जा पा रहे थे कोविडों के पास खाना लेके या मेडिसिन लेके, तो उस समय उनको विकसित किया गया था। तो एसएमएस हॉस्पिटल में एक रोबोट विकसित किया था। तीसरा, सफाई के लिए बैंडीकूट नाम से एक केरला सरकार ने एक रोबोट बनाया जिसका काम है ह्यूमन वेस्ट है ना, ह्यूमन मैनुअल स्पैंकिंग, उसको साफ सफाई करने के लिए उतारे। उसकी जगह मानव ना उतरे तो क्या होगा भाई, उसकी डेथ नहीं होगी, है ना। तो ये है बेसिक रोबोटिक्स। ये याद रखना, रोबोटिक्स क्या होता है कि मानव की तरह अगर कोई मशीन काम करने लग जाए तो वो रोबोट होता है ना। केरला सरकार ने सफाई कर्मी के लिए लगाया गया है बैंडिकूट नाम से। अब आगे चलते हैं। एक
एक शब्द और आया चैट जीपीटी, ये क्या होता है ये भी डिस्कस करते हैं। चैट जीपीटी क्या होता है? चैट जीपीटी क्या होता है कि मान लो ये आई है, क्या है ये, अपन जैसे कोई गूगल पे सर्च करते हैं उसी तरह ये भी क्या है कि अपनी भाषा ही जो, ये भी क्या है कि चैट जीपीटी भी दिमागी काम करता है। वो तो फिजिकल काम करता है और ये दिमागी काम करता है, दोनों का अंतर याद रखना। और ये मशीन सेंसर होते हैं, रोबोटिक्स में मशीन सेंसर के रूप में होता है, जबकि ये भाषा और डेटा के रूप में काम करता है। और ये सफाई रोबोट, डिलीवरी रोबोट, दवाई की मेडिसिन उपलब्ध करवाना, जैसे मैंने पहले समझाया। और ये क्या करता है, IRTC जैसे एक जो चैट जीपीटी बनाया है, जिसका काम है रेलवे की अनुभव संबंध जो जानकारी होती है कि रेलवे इतने नंबर पे प्लेटफॉर्म पे आएगी, है ना, ये यहाँ पे खिड़की पे पूछताछ कीजिए, ये अभी इतने बजे रवाना होगी। तो ये क्या है, AI के रूप में काम करने लग गया। तो उसी के सिलसिले अपने बेसिक बातें की कि भाई चैट जीपीटी और रोबोट में क्या डिफरेंट है, तो आपको ये याद रखना, इस तरह लिखना। अब लेखक क्या कह रहा है, अब लेखक की बात करते हैं। लेखक कह रहा है कि मान लो, उजागर कीजिए कि मुख्यमंत्री AI और रोबोट प्रगति कर रहा है। मान लीजिए कोई AI और रोबोट की प्रगति कर रहा है, इस बात पर जोर देता है कि आर्टिफिशियल बुद्धिमत्ता, औद्योगिक रोबोट, चैटबॉट तेजी से सुधर रहा है। अमेरिका और चीन दोनों ने इस पर सक्रिय रूप से काम किया। भाई अमेरिका विश्व में आज भी दोनों देशों काफ़ी इन पर काम कर रहा है। और ये आर्टिकल लिखने वाला अमेरिका से तुलना करता है कि चाइना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अगर ये नियंत्रण नहीं हो, अमेरिका ने अगर टेक्नोलॉजी पे अच्छे काम नहीं किया तो चाइना विश्व में एक तरफा बन जाएगा। चीन की प्रगति विशेष रूप से उल्लेखनीय करता है कि अमेरिका तकनीक, जैसे मान लो 2007 में एप्पल का फ़ोन आया, उससे पहले किसी के पास नहीं था। आज उसकी तुलना वन प्लस आईपैड मोबाइल एक से बढ़कर और कम कीमत पे आया। तो क्या है, ये क्या है, ये चाइना दिखाता है, चाइना यही दिखाता है कि टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है ना। तो लेखक इसकी तरफ इशारा कर रहा है। नौकरी पर प्रभाव पड़ेगा, ये कह रहा है कि नौकरी पे प्रभाव पड़ेगा। क्या कह रहा था, नौकरियों पे प्रभाव पड़ेगा, नौकरी पे, लेकिन तकनीकी रोजगार संभावित प्रयास करता देखते हैं कि लोगों में रोबोटिक्स के नए रोजगार अवसर पैदा करेगा, जबकि अन्य नौकरी छूटने के बाद चिंतित होता। देखिए अब बैंडिकूट रोबोट है, उसकी बात करते हैं। ये केरला सरकार का है। एक है जीन रोबोट, ये भारत सरकार का है। अब देखो भारत में जीन रोबोट इसलिए लाया गया है कि सफाई कर्मी जो व्यक्तियों को द्वारा किया जाता है, तो मैं गटर लाइन में उतरता हूँ तो ऑक्सीजन की कमी से वजह मेरी डेथ होने की संभावना रहती है। बैंडिकूट भी यही करता है, मैनुअल स्क्लूमी। देखो आपको एक तरफा तो लगा कि जॉब खाली, लेकिन आप दूसरा फायदा देखो, टेक्नोलॉजी का दूसरा फायदा ये होगा कि जो अवशिष्ट पदार्थ साफ करने वाले तो इंसान होते थे, उनकी डेथ होती थी, अब वो डेथ नहीं होगी, है ना। अब उनके जो हार्मफुल परिवार जो खतरनाक साबित हो रहे थे वो अब नहीं होगा। तो देखो जॉब गई, लेकिन फायदा कितना हुआ, फायदा भी तो होता है। तो दोनों पक्ष संतुलित बना के कोई भी टेक्नोलॉजी आती है उसका पक्ष देखा जाता है। दूसरी बात करें निवेश में विकास, चाइना आज भी निवेश की तुलना बात करें ना, चाइना भारत की तुलना में 4 से 5% कुल GDP का खर्च करता है, भारत 0.7% खर्च करता है। अनुसंधान विकास के महत्वपूर्ण निवेश को कंपनियां में अधिक बुद्धिमान मशीनों पे काम करती है ना। तो इस तरह जो आर्टिकल होते हैं ना, तो डिस्कस करने से फायदा होता है। अगले आर्टिकल देखते हैं। नैतिक विचार की बात कर रहा है, ये इथिक्स की बात कर रहा है। क्या इथिक्स खतरनाक है? भाई आप जब AI के बढ़ते उपयोग को नैतिक विचारों संक्षेप में चर्चा करता है। पूर्वाग्रह, दुरुपयोग, जैसे पूर्वाग्रह की बात क्या होता है, मान लो कोई पूर्वाग्रह से देवी देवता और धार्मिक से मानता है, पुजारी पाठ है, अब उसके सामने रोबोट लेके आ गया, उसको ये बताया कि भाई ये ऐसे ऐसे काम करता है, मंदिर में पूजा वूजा कर दे, वो नहीं मानेगा। क्यों? कि वो उनको ये किस सिखाया गया कि काम इंसान के अलावा और कोई कर नहीं सकता है, तो ये बहुत बड़ा हार्मफुल हो सकता है ना। तो आपको इस चीज़ों का भी ध्यान रखना है। आगे चलते, संक्षेप में तेजी विकसित कर रहा है, तकनीकी परिदृश्य चित्रित करता है। AI रोबोट तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, अमेरिका चीन दोनों का प्रतिस्पर्धा प्रगति की बात हो रही है, ठीक है ना। क्या AI से जॉब जाएगी? देखो वैश्विक प्रतिस्पर्धा में AI रोबोटिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षेत्र बन गया, निवेश के नवाचार बन गए, निवेश के वैश्विक के निवासार बन गए, याद रखना। तकनीकी प्रगति साझा, भारत चीन अमेरिका जैसे बड़े देशों में वैश्विक तकनीकी हिस्सा बने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रतियोगिता बढ़े। चुनौतियाँ क्या है? एक तो अवसर, भाई चुनौतियाँ तो साथ साथ में जो रोबोट आने से क्या होगा, क्या होगा, एक तो आर्थिक विकास बढ़ेगी,
पैदा नई नौकरियां एआई से बढ़िया की, है ना। दूसरा, जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगी, समस्या का समाधान होगा। ये क्या लाभ है, क्या होगा, समस्या का लाभ होगा, है ना। गुणवत्ता, जीवन की गुणवत्ता में बेहतर होगी। भाई कोई भी आसानी से काम हो रहा है तो लोग आउटपुट ज़्यादा आएंगे, नहीं तो मेहनत करनी पड़ती ज़्यादा। अब चैलेंजेस क्या है, एक तो रोजगार पे प्रभाव पड़ेगा। क्या है, रोजगार के प्रभाव। चैलेंज क्या कह रहा है, रोजगार पे प्रभाव। कैसे कि भाई रोजगार नौकरियां खाएगा ये, ठीक है। दूसरा, नैतिक सामाजिक मुद्दा, डेटा गोपनीयता, एल्गोरिथम, कोई प्राइवेसी है अपनी वो खत्म हो जाएगी। एल्गोरिथम के आधार पे आपके पास मैसेज आते रहेंगे, है ना। पूर्वाग्रह एआई के दुरुपयोग मैंने बताया, कोई मान लो धार्मिक पुजारी उसको बोल दे कि रोबोट मंदिर पूजा कर देगा, आप अपना शरीर पे ध्यान दो, तो वो नहीं मानेगा। कौशल विकास की आवश्यकता, तो ये चैलेंजेस क्या क्या है, एम्प्लॉयमेंट, स्किल और पूर्वाग्रह जैसी बातें। तो इस तरह भी चीज़ें को आपको टेकल करके चलना है। तो एग्जामिनर में जब आएगा तो आपको इस तरह लिखना है। क्यों, क्योंकि एग्जामिनर में जब भी प्रश्न आते हैं तो इस तरह ही सोर्स वाले लिखे जाते हैं। अब मान लीजिए कोई आगे प्रश्न आया है कि भाई चाइना के साथ अपन समझते हैं भाई चाइना और भारत, क्या भारत ने रोबोटिक्स को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए, बिल्कुल बात। कौन कौन से किए, पहला, राष्ट्रीय रणनीति 2030 तक रोबोटिक वैश्विक नेता अग्रणी बनाना। दूसरा पॉइंट, रोबोटिक मिशन चलाया गया। रिसर्च डेवलपमेंट में प्रोत्साहन किया, नवाचार केंद्र, उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना, स्टार्टअप का समर्थन किया। चौथा पॉइंट लिखना है, कौशल स्किल विकास किया, फ्यूचर स्किल प्राइम, है ना, ई यंत्रा और अटल टिंकरिंग लैब जैसी पहल की स्थापना की। विशिष्ट क्षेत्र में ध्यान दिया, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, हेल्थ, सर्विस सेक्टर और डिफेंस सिक्योरिटी। औद्योगिक विकास, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। तो याद रखना कौन कौन से काम किए सरकार ने। देखो, एक तो राष्ट्रीय रणनीति 2030 तक रोबोटिक्स मामले में भारत को अग्रणी बनाना, राष्ट्रीय रोबोटिक मिशन, है ना, रिसर्च डेवलपमेंट प्रोत्साहन, है ना, उत्कृष्टता केंद्र, नवाचार केंद्र, स्टार्टअप का समर्थन किया। कौशल विकास, क्या है, कौशल विकास जैसे फ्यूचर स्किल प्राइम, ई यंत्रा, अटल टिंकरिंग लैब, है ना। विशिष्ट क्षेत्र का ध्यान, मैन्युफैक्चर, एग्रीकल्चर, स्वास्थ्य सेवाएं और राष्ट्रीय सुरक्षा। आगे इंडस्ट्री विकास, घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए। अब मोटा मोटा एक पर्सन डिस्कस करते हैं कि भाई भारत चाइना से पीछे क्यों है, भारत सभी क्यों। पहला कारण, देखो जब भी इस तरह क्वेश्चन आया कि भाई भारत रिसर्च नवाचार तकनीक के मामले में पीछे क्यों, तो देखो पहला पॉइंट क्या रहेगा कि एक तो भारत जीडीपी का कुल खर्चा जो कम कर रहा है उसकी पीछे राज है। क्या है कि मान लो ये चाइना है, क्या है, ये है चाइना, चल चाइना, और ये है भारत। ये 2 से 4% जीडीपी खर्च करता है और 0.7% खर्च करता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सरकारी प्रोत्साहन, इसने यहाँ पे रोबोटिक के लिए एक हब तैयार किया, जबकि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ देखने को नहीं मिलता है भारत में। कैसे, कोई भी रोबोटिक मिशन की ज़रूरत है वो अभी तक इतनी स्टार्टअप नहीं। यहाँ पे एआई के पार्क, सुपर कंप्यूटर के पार्क, जैसे 5G नेटवर्क देखने को मिलता है। यहाँ पे 4G भी अभी तक गाँवों तक पहुँच नहीं बनी है, तो 5G तो छोड़ो, तो यहाँ पे इतनी टेक्नोलॉजी के मामले नहीं है। चौथा पॉइंट, लोकलाइजेशन, स्थानीयकरण, स्थायीकरण, क्या है, स्थायीकरण। ये क्या है कि वहाँ पे चैट बोर्ड जैसे स्थानीय भाषाओं में है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही भाषा है। क्या है, भारत के स्थानीय भाषा में, चाइना के पास 2 लोकल भाषा में बढ़ावा देते हैं, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश का ही बढ़ावा दिया जा रहा है। वहाँ पे स्थायीकरण भाषा है जो चैट जीपीटी का जियोलुक करके नाम है, GOLC करके एक रोबोट बनाया है, वो स्थानीयकरण संस्कृति को बढ़ावा देता है। लास्ट पॉइंट, निर्यात फोकस रोबोट जैसे टेक्नोलॉजी को फोकस करता है एक्सपोर्ट के लिए भारत, जबकि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक देखने को नहीं मिलता। तो इस आधार पे कहना है, एक तो जीडीपी में कम खर्च करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रोबोट जैसे टेक्नोलॉजी का अभी तक ध्यान नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर रोबोट जैसे मिशन नहीं है, वहाँ पे एआई पार्क है, सुपर कंप्यूटर 5G है, जबकि यहाँ पे 4G गाँव में आज तक नहीं पहुँच पाई है। तो इस सिलसिले में अपन ये एक बेहतर अच्छे से टॉपिक डिस्कस किया है। अब आगे अपन निष्कर्ष देखते हैं कि निष्कर्ष में क्या लें। अगर भारत को, निष्कर्ष में अगर आपको ऐसे में या भूमिका, अगर भारत को तकनीकी मामले में आगे बढ़ना है, वैसे बढ़ रहा है, शक्तिशाली रूप में उभरता हुआ दिख रहा है, लेकिन एक तो भारत को रिसर्च फंड को बढ़ाना पड़ेगा,
0.7 नहीं करना चाहिए। स्थानीय समस्याओं को देश के समाधान खोजने पड़ेंगे, है ना। टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ेंगे, 5G 4G जैसी सुविधा गाँवों तक पहुँचानी पड़ेगी। स्किल डेवलपमेंट प्राथमिकता देनी चाहिए। तो ये मोटा मोटा एक रोबोटिक। अब आगे चलते हैं अपन OTT प्लेटफॉर्म। ये भाई OTT प्लेटफॉर्म क्या होता है, उसी के रूप में अपन डिस्कस करते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म क्या है। मान लीजिए कोई OTT प्लेटफॉर्म है, अभी ये सुर्खियों में क्यों है, पहले तो ये देखिए कि वो भी हाल ही में कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि एक ग्रांड टैलेंट शो चलाते हैं, समय रैना करके कुछ और है, इन्होंने क्या गाली गलौज कर दी थी मंच पे सार्वजनिक रूप से, और करते ही रहते। तो ये घटिया कंटेंट एक परोस रहे थे समाज के सामने, तो उसको काफ़ी लोग NGO लोग सुप्रीम कोर्ट गए और उसके खिलाफ याचिका लगाई। दूसरा है एजाज खान करके कोई शो चलाता है। अभी हाल ही में कुछ दिन असली एक सामने आया है कि एक लड़की को शो पे उसने अपना कपड़ा उतारने के लिए बोल ही दिया। तो इस तरह जो कंटेंट परोसे जा रहे हैं ना, ये समाज के लिए हार्मफुल है। सांस्कृतिक समाजीकरण जो सोच रखते हैं उनके लिए तो सबसे खतरनाक है। तो भारत अभी तक इस सोच के लिए अभी तक विकसित है नहीं। तो भारत संस्कृति को ज़्यादा तर्जुमा देता है। तो यूरोपियन वेस्टर्न जाने से पहले भारत को अपने को OTT प्लेटफॉर्म जैसी एक बात होती है उनको समझना चाहिए। अब समझते हैं OTT प्लेटफॉर्म क्या है। क्या है OTT प्लेटफॉर्म, क्या है ना। देखो इसका नाम है OTT, मतलब वन द टॉप। मतलब आपने कोई मान लो नेटफ्लिक्स पे जाके मोबाइल नंबर डाला, आपके पास मैसेज आ गए, अब वो आप रजिस्टर हो गए, आप जुड़ गए। जब भी उसके पास कोई बढ़िया कंटेंट आएगा आपके अनुसार, क्यों आप देखने के लिए गए तो आपको पसंद है, इसका मतलब रजिस्ट्रेशन हुआ, तो आपके पास मैसेज आएगा, आप उसको देखेंगे। पहले क्या आपको सिनेमा घरों में जाना पड़ता था, अब सिनेमा घरों में ना जाकर आपको घर बैठे कंटेंट आ रहा है नेटफ्लिक्स पे, जो आप देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स पे क्या देख सकते हैं, स्क्रेड गेम देखना OTT सेवा है। जियो सिनेमा पर IPL देख सकते हैं आप, जियो सिनेमा पे IPL आ गया, है ना। पहले OTT सेवा लाइव उदाहरण देते थे। अमेजॉन प्राइम पर फैमिली मैन जो शो आते हैं वो आप डिजिटल वेब सीरीज पर। अब OTT के प्रकार क्या है, कौन कौन क्या है OTT, क्या है, नेटफ्लिक्स उदाहरण देख लेते हैं, है ना, नेटफ्लिक्स। अब दूसरा आप देख लो हॉटस्टार, है ना, क्या है हॉटस्टार। तीसरा आप देख जियो सिनेमा, जो मैंने अभी समझाया, जो IPL देखते। तो कहने का मतलब है कि जब तक आप सिनेमा घर में जाते थे पहले, उसी तरह अब आपको घर बैठे सुविधा दिख रही है, आपको मोबाइल पे दिखाई दे रही है। तो ये OTT है जिसका नाम है ओवर द टॉप, मतलब मोबाइल पे मैसेज के जरिए आपने रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपके पास ये मैसेज आएगा। अब ये क्यों सुर्खियों में क्यों है भाई, विवादों में क्यों है कि बार बार, क्योंकि यहाँ पे जो कंटेंट जो शो चलाते हैं ना, गाली गलौज गंदी हरकतें के साथ अपना जो पोर्न जैसी अश्लील हरकतें यहाँ पे शो में करने चाहते हैं, जिससे परिवार के साथ अडल्ट और अनअडल्ट के साथ में बैठ के शो देखना मुश्किल है। परिवार के साथ देखना, परिवार के मियाँ पति पत्नी के बीच में शो देखना मुश्किल हो गया, जिससे फैमिली काफ़ी डिवाइडेड होती है, जो समाज के लिए बहुत खतरनाक है। अब पढ़ते लेखक चिंता क्या कर रहा है, बढ़ती लोकप्रियता प्रभाव। OTT ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म तेजी से लोग इसका प्रभाव बढ़ता है, कंटेंट देखने के तरीके बदल गए हैं, अलग अलग तरह के कंटेंट पहुँचे जा रहे हैं। विकास के कारण क्या है, OTT विकास कारणों की बात होगी तो इंटरनेट स्मार्टफोन की उपलब्धता है। भाई क्यों तीव्रता है, क्योंकि इंटरनेट के स्मार्टफोन आने की वजह से OTT कंटेंट जैसे जल्दी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पारंपरिक मीडिया का असर, OTT का उद्देश्य पारंपरिक मीडिया के प्रभाव में पड़ रहा है, क्योंकि पारंपरिक जो मीडिया अपना रोल नहीं निभाने की वजह से ये OTT प्लेटफॉर्म कंटेंट पर से गया है। सामग्री रणनीति दर्शक की बात की जाए तो ये दर्शक को अपने माइंड में जो दिखाता है उसी के अनुसार दर्शक ढलते, उसी तरह कंटेंट लाया जाता है। मनोरंजन को उद्योग को बदलना, कुल दृश्य मिलाकर मनोरंजन उद्योग OTT प्लेटफॉर्म बढ़ता महत्व से बदलाव पर केंद्रित किया जा रहा है। तो अपन ये मोटे मोटे लेखक की सीखा विकास कारण बताया कि भी सामग्री जैसी दिखाए वैसे लोग देखते हैं, क्यों ना सामग्री भी, तो उसी तरह ये बात करते हैं ना। तो ये मोटी मोटी दो बातें करते हैं। अब क्या OTT प्लेटफॉर्म लगाने के लिए भारत सरकार ने कुछ काम किया। भारत सरकार द्वारा नियंत्रण IB मंत्रालय द्वारा 2020 के अंदर OTT प्लेटफॉर्म सूचना मंत्रालय के अधीन लाया गया है, जिसके अंदर कोई भी धारा है सेक्शन वो लगाई जा सके। IT नियम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नियम रूल 2021 के तहत दिखाया गया है कि रेगुलेशन एक्ट लागू किया गया है 3 स्तर पे। जैसे मान लो एक तो 3 स्तर है, एक तो जो कंटेंट बनाने वाला जिस प्लेटफॉर्म पे आएगा, और सरकार के जो सेंसर बोर्ड है वो देखेगा, मान लीजिए।
तो पहले मैंने बनाया तो मेरी निगरानी है कि मैं जिस तरह कंटेंट बना रहा हूँ वो समाज के लिए जिम्मेदार कैसा है, तो नहीं तो फिर मेरे वो खिलाफ एक्शन होगा। ये IT 2021 के तहत फिर जिस प्लेटफॉर्म के मैंने बनाया और मैंने अभी किसी प्लेटफॉर्म पे अपलोड करने के लिए अनुमति दे दी ताकि उसके बदले मुझे पैसे मिले, वो दिखा रहा है उसकी जिम्मेदारी होगी। और जो अभी सरकार सेंसर बोर्ड है, इस पर जैसे मूवी बनती है कोई असली तो अपने कट लगाते हैं ना, जो देख के बताते हैं कि भाई ये सीन काट देना चाहिए। तो सरकार की जो मंत्रालय उसकी भूमिका। अब ये रेटिंग अनिवार्य क्यों है? ये 13, 16, 18 की एज के अनुसार दे रखा है। भाई 13 साल की एज को क्या दिखाना, 16 जैसे अपन को नहीं, जैसे मान लो ऐड आता है कि आप ये चाइल्ड हो तो अपन कहते हैं कि नहीं, तो वो आपको खुल जाता है। अगर आप कह रहे चाइल्ड है तो आपके नहीं देख सकते, क्योंकि ये उनके लिए रेटिंग है, अंडर एज रेटिंग के हिसाब से आपकी श्रेणियाँ बांटी गई जिससे आप मूवी देख सकते हैं, कंटेंट देख सकते हैं ना, है ना। तो इसमें क्या होता है, सामाजिक तनाव, बच्चे के तनाव, मानसिक तनाव, रिसोर्सेज सही जगह यूज हो, इस तरह रोकने के लिए काम। क्या ये OTT जैसे भारतीय संस्कृति के लिए सही है? नहीं। इसकी रक्षा जैसे अभद्र भाषा, असली धार्मिक भावना, ठेस पहुंचाना कंटेंट जैसे चेतावनी, सेंसर जैसे कदम लिए जाते हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं ना, तो इसलिए हार्मफुल होता है। आइए अपन और समझते हैं क्या नियंत्रण क्यों जरूरी है। ये पहले ही पॉइंट है, क्यों जरूरी है ना। भाई जरूरी इसलिए है कि जो OTT प्लेटफॉर्म पे जरूरी है, यूथ एक अपना गलत वर्ग, अधिकांश वर्ग जो है गलत, युवा वर्ग जो गलत दिशा में जा रहा है। सामाजिक धार्मिक भावना टिप्पणी होने से सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है, भाईचारा खत्म हो रहा है। साइबर अपराध की संभावना रहेगी। जो साइबर अपराध, हैकिंग जैसे मामला, अकाउंट है, वो भारत के लिए सिक्योरिटी के लिए खतरा है। बच्चों के लिए अनुपयुक्त कंटेंट है। अगर मान लो कोई 8 साल की बच्ची है, उसको अपने इस तरह कंटेंट जो परोसे जा रहा है, परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकते, तो ये क्या है, जो एज अंडर एज का जो 13+, 16+, 18 के जो कंटेंट बनाया जा रहा है। अब कार्टून छोटे बच्चों के लिए बनाया जा रहा है तो छोटे बच्चे देखते हैं। इस तरह जो जो कंटेंट होता है उसको अपन इस तरह से काम कर सकते हैं। लेकिन आप पब्लिक में आने के बाद OTT प्लेटफॉर्म इस तरह आप अश्लील गाली गलौज करोगे तो ये कंटेंट जो स्वीकार्य नहीं है। और विशेषकर भारत सरकार द्वारा, जैसे एग्जाम्पल दे ले, टीचर बच्चों को समझाता है, क्या करता है, बच्चों टीचर को समझाता है कि भाई आपको ये सीखना है। अगर कंटेंट डालने वाला अगर नहीं सिखाता तो भारत सरकार उसको सिखाती है ना। तो उसी तरह ये बहुत सारे नियम रूल है जो है। मान लो दूसरा रेटिंग 18-13+ है। अगर प्लेटफॉर्म शिकायत कर सकता है तो किसी स्कूल में शिकायत बॉक्स में करता है, तो उसी तरह शिकायत होती है। अगर OTT प्लेटफॉर्म निष्कर्ष की बात करें तो क्या होगा कि तेज, सस्ता और आपके हाथ में है, सिनेमा, TV जैसे, तो OTT प्लेटफॉर्म को समाज और मर्यादा कानून पालना करके ही तैयार करना चाहिए। तो मैं इसी आर्टिकल, दो आज टॉपिक तैयार हो गए, OTT और एक हो गया अपना रोबोटिक्स। तो दोनों RS के मेंस के सेकंड पेपर के बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस बार टेक्नोलॉजी पर ऐसे भी आए तो भी ये लिखने में भूमिका निभाएगा। और आपके टॉपिक पूरी तरह से कवर हो गया, एकदम सरल, सहज और उदाहरण के साथ समझाता हूँ। कोर्ट भी समझा दिया, भारत सरकार ने क्या स्टेप उठाए और आपको आर्टिकल क्या कहना चाह रहा है, और समाज के लिए, इतिहास के लिए जोड़ के बताया। अब मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल के डिस्कशन में।